आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल 2 का जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो है डिस्कस करेंगे। अब मॉड्यूल 2 क्यों पहले पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने पहले मॉड्यूल 4 पढ़ा है, ठीक है। मॉड्यूल 4 क्यों पढ़ा है, क्योंकि उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस है जो रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो 5-6 क्वेश्चंस में से अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ गया तो भी हमारा 15 टू 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा शॉर्ट नोट्स में और लॉन्ग आंसर में। उसी तरीके से मॉड्यूल 2 भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और ऐसा होगा ही नहीं कि ये आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में दिखे नहीं। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चन में से आपके आराम से 2 क्वेश्चंस कवर होंगे। 2 क्वेश्चंस कवर होंगे, दैट मीन्स आपका 15 टू 20 मार्क्स कवर होगा, ठीक है। अब कोई भी जो है, इस बात को अगर आपको प्रूफ करना है, मतलब अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लूं, उसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मॉड्यूल 2 जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 उठा लीजिए और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो शॉर्ट नोट्स होता है, वो शॉर्ट नोट्स में देखेंगे आपको इस चैप्टर से जो है एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा और एक लॉन्ग आंसर या 2 लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। मतलब ये मॉड्यूल से जो है अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो तो आपका 20 मार्क्स जो है इजीली कवर हो जाता है, ठीक है। अब वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं, देखिए सबसे पहले ये जो एक इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। तो ये गवर्नमेंट ने जो है एक इनिशिएटिव लिया था जहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाया था, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और दूसरा जो है वो इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, मतलब इसी का अगर आप देखोगे इसके ही आंसर जो है ऑलमोस्ट पॉइंट मिलते हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो रहेगा, रीजन जो रहेंगे वो आपको अलग से एक्सप्लेन करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फिनांस, जिसके अंदर दो टाइप का फाइनेंस आता है। पहला जो आता है वो ऑर्गेनाइज्ड आता है, दूसरा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज, जैसे इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में, 4th मॉड्यूल में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे भी फाइनेंस सेक्टर है, लेकिन उसको बोला जाता है एक इंस्टीट्यूशनल और एक क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये 101% इसका एक क्वेश्चन आता है, या तो इंस्टीट्यूशनल के ऊपर आएगा या तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के ऊपर आएगा। आप देख लीजिए कोई भी ईयर का। नाउ एक्सप्लेन द पॉलिसी इनिशिएटिव टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल ही पूछता है। इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें 5 पॉइंट होते हैं, उसके सब पॉइंट है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 5th जो क्वेश्चन है, डिस्कस द डिटेल एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में प्राइस पॉलिसी कैसे है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, उसके रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे जो है हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ेंगे, और बाकी जो डिफरेंट टाइप्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है, इम्प्लीमेंटेशन प्राइस होता है, एजेंसीज जो प्राइस होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा और लॉन्ग जाए, बट हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको एक फास्ट ट्रैक पे फटाफट समझे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अभी। चलो, तो पहला हम लोग क्वेश्चन क्या डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, ठीक है। अभी आप इसके इंट्रोडक्शन में लिखोगे, उसके पहले आप कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लीजिए, और ये पॉलिसी क्यों लाएगा बेसिकली, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है, ओके ऑडियो चालू है ना, चेक करो, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू आप आए। नाउ क्योंकि देखो एग्रीकल्चर पॉलिसी इसलिए लाया गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर करके एग्रीकल्चर बेस है, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चरल का ट्रू पोटेंशियल है, मतलब हमारे इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंस रखता है, उसका हमने फुली यूटिलाइज नहीं किया, या फुली प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ अभी तक। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन हो, बहुत सारा जीडीपी ग्रोथ के प्रोडक्शन के लिए वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मार्केट के अंदर, मतलब कस्टमर्स प्लस इसके अंदर मार्केट में बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये पोटेंशियल अभी तक जो है ये 100% यूटिलाइज नहीं हुआ है। मतलब
जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर या जो भी हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उन सारे सेक्टर्स को अगर वो फुली, अगर जो पोटेंशियल है वो सही 100% के लेवल पे आ जाए, तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर सीखते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है कि खेती करना होता है, फार्मिंग करना होता है, बट उसके अलावा जैसे फिशरीज करना होता है, छोटे से पॉन्ड बना के उसमें फिशरीज करते हैं। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया या फिर पनीर हो गया, और भी बहुत सारे उससे रिलेटेड। एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें वो पशु का पालन करते हैं, जैसे गोट फार्म हो गया, ठीक है, ऐसे बफेलोस का फार्म हो गया, जहाँ से वो क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे कॉटन की खेती हो गई, ठीक है, जूट का खेती हो गया, ठीक है, जो हैंडबैग बनता है वो पुराना वाला जो गोनी रहता था, ठीक है। तो ये सारे जो आते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग करना, ठीक है, जो पल्सेस होते हैं। तो ऐसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो अगर हम हर सेक्टर्स में थोड़ा सा सपोर्ट करें, मतलब इसको यूटिलाइज करें, तो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्ट्रेंथ जो है बन सकता है। इसीलिए जो है यही सोच विचार रखते हुए जो है गवर्नमेंट ने एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 लाया, ठीक है। अब आप इंट्रोडक्शन समझ गए कि क्या है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स ये भी रखा गया कि हम इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे देश में जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है डिफरेंट प्रोडक्ट का एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, उन सब का हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दूसरा इसमें रखा गया है कि जो फार्मर्स हैं, उन सारे फार्मर्स का हम लोग क्या करेंगे, जो इनकम है वो भी क्या होना चाहिए, उनका इंक्रीज होना चाहिए। फार्मर के लिए भी जो है कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इन सब सोच, मतलब इन सब को रख के जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 लाया। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी रहेगा तो आप उसमें लिख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी के लिए लाया गया, हमारा जो एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वो हम अचीव कर सकें, प्लस हम इसमें ये भी कर सकें कि जैसे फार्मर का जो इनकम है वो बढ़ जाए, फार्मर को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का जो है यूटिलाइजेशन हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करें, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी टेक्नोलॉजी का यूजेस हो। तो ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव्स लिखा है तो मैं यहाँ पे इसकी भी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? अभी आगे बढ़े हम लोग, पक्का? चलो अभी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इसका। देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो एक बार पढ़ लो। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑन जुलाई 28, 2000, इसीलिए इसका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 पड़ गया। इसको याद करना क्यों जरूरी है? अगर ऑब्जेक्टिव्स में आ गया तो आपको डेट याद होना चाहिए, ठीक है। विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द इनकम ऑफ द फार्मर। देखो ये ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? कि पहला पॉइंट हो गया कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोडक्टिविटी हो रहा है उसको हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, प्लस फार्मर का भी इनकम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि जब वो फार्मर का इनकम इंक्रीज होगा तो वो हाईली मोटिवेटेड होगा प्रोडक्टिविटी के लिए। समझे कि नहीं समझे? हम वही काम करेंगे जहां पे हमको प्रॉफिट होगा। अगर नहीं प्रॉफिट होगा ज्यादा तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद उसको बंद कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो अगर हम फार्मर को ज्यादा इनकम देंगे तो दे विल प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी, और वो ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहेंगे। द एम इज टू improve the living standard of the farmer within the set time frame। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, improve standard of living। जब भी हम लोग बात करते हैं improve standard of living मतलब क्या है, जो रहन सहन है उसको हम क्या करेंगे, बेटर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज जो आप लाइफ जी रहे हो, आप जब अर्निंग करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बेटर हो जाए। मतलब आप अपने हिसाब से जियोगे। अगर आप ज़्यादा इनकम अर्न करोगे तो आप क्या करोगे, आपकी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से रखोगे। अगर आप लेस इनकम अर्न करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, उसी तरीके से होगी। इसीलिए जो है यहाँ पे फार्मर की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, ठीक है, इस पॉलिसी का लाया गया। मतलब इस पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस किया। दिस पॉलिसी इज डिजाइंड टू सपोर्ट दी ओवरऑल एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इसी इंट्रोडक्शन से ही क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स निकल जाएंगे। समझा? लास्ट बेंच क्या है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव्स, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़े। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आपको क्या बनाना है, माइंड मैप बनाना है। क्या बनाना है?
माइंड मैप, ये जो है ये क्या है, माइंड मैप है। तो हमेशा आप जब भी जो है, अगर आप इस तरीके से, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने माइंड मैप बना दिया, तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको पता होगा कि इस बच्चे को आंसर याद है। क्योंकि जो पेपर, जैसे अभी मैं TY BCom सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का पेपर चेक किया था, तो उसमें कैसा होता है, किस बच्चे का पेपर है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब वो आंसर्स लिखा है तो मुझे उससे पता चलता है कि उसने कैसा आंसर्स लिखा है। अब अगर उसने इस फॉर्म में लिखा है तो ऑन एन एवरेज जो है, अगर उसको यहां तक इसने लिख दिया, मतलब उसने 2 मार्क्स अपना कंफर्म कर दिया है। उसके बाद अगर वो जो है, मान लीजिए नीचे के पॉइंट्स का क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, अगर ये पॉइंट का इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है, तो ये सबसे बेहतरीन, मतलब बेटर वे है। तब उसको जो है यहाँ पे अगर उसने 5-6 पॉइंट्स का भी एक्सप्लेन कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है, ऑलमोस्ट जो है उसका, अगर वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन रखता है, ठीक है, अगर वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो ऑन एन एवरेज उसको 5 to 6 मार्क्स मिलेंगे। उसको 7 मार्क्स मिलने के लिए उसके ग्रामर भी सारी चीजें जो है चेक की जाती है, ठीक है। अब डिपेंड होता है टीचर टू टीचर। अब मेरा जो चेक करने का प्रोसेस है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं चेक करता हूँ, मेरे आगे हायर जो मॉडरेटर है वो क्या करता है, अपने हिसाब से चेक करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, अभी मैं लास्ट में आपको टाइम देता हूँ जहाँ पे जो है ये माइंड मैप आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, यस, अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया, यहाँ पे 10 पॉइंट लिख दिए है, बट आपने 6 पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया है, चलेगा, बहुत ही परफेक्ट, और ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। अभी कल के दिन में पेपर लिख रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया था, मतलब आई हैड स्टडी एवरीथिंग अबाउट दैट एक्ट। अब क्या हुआ, जब मैं लिखने बैठा ना 6 मार्क के क्वेश्चन, तो मैंने 5 पेज लिख दिया, और जब मैं 13 मार्क का क्वेश्चन हमारा एक होता है, उसमें जब मैं लिखने गया तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, एंड आई वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे सब आता था फिर भी मैंने नहीं लिख पाया। तो इसीलिए क्या होता है, आपको जब भी थ्योरी पेपर लिखते हो, नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, अदर पेपर्स, हमेशा याद रखो कि आपको क्या करना है, इसी तरीके इंट्रोडक्शन, माइंड मैप, और उसके बाद पॉइंट मैक्सिमम ट्राई करने का 7 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं करने का। अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यू कैन गो अप टू 7 to 8 पॉइंट्स और 9 पॉइंट्स, क्योंकि वो एक पॉइंट का 1 मार्क्स कैरी करता है। चाहे तू 10 पॉइंट लिखा रहेगा ना, तो भी तेरे को 7 या 8 मार्क्स नहीं देता है, क्योंकि एक टीचर का एक लिमिट होता है, वो सेट करता, कुछ ना कुछ तो ग्रामेटिकली किधर किधर मिस्टेक लगा ही देगा, वो 1 मार्क्स कम ही देगा वो, ठीक है। बहुत कम टीचर हो, मॉडरेटर लेवल पे जाके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, या रिवैल्यूएशन में डालेगा तो बढ़ जाते हैं। तो टीचर, इसीलिए बोला ना, टीचर टू टीचर डिपेंड होता है। अब मेरे हिसाब से अगर उसने लिखा, मैंने पढ़ा है, तो मैंने देख लिया, तुरंत समझ में आएगा क्वालिटी ऑफ आंसर क्या है, उसके हिसाब से मैं उसको मार्क्स अलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा कितने मार्क्स, बट हाँ, आई गिव देम, अगर उसने पेपर जेन्युइनली लिखा है, मुझे लगता है कि हाँ भाई लिखा है, रिलेटेड लिखा है, आई गिव देम मार्क्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े अभी हम लोग। अभी पहला जो पॉइंट है वो क्या दिया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। चलो, अब एग्रीकल्चर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्या होता है। आपने मैकडोनल्ड में कभी बर्गर या फ्रेंच फ्राई खाया है? तो जो फ्रेंच फ्राई पटेटोस जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मैकडोनल्ड्स एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, MNCs कंपनी है। अब ये जो उसके अंदर फ्रेंच फ्राई, आप किसी भी आउटलेट में चले जाइए, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। वाई? बिकॉज वो जो पटेटोज आ रहा है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी से उसने क्या किया है, पार्टिसिपेट, मतलब उसको ऑर्डर, मतलब वो क्या बोलते हैं, आउटसोर्स करना, आउटसोर्स कर लिया है। उसी तरीके से आप डोमिनोज में जाता रहेगा, कोई भी आउटलेट में चले जाओ, आपको उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेम। आप पिज्ज़ा हट में चले जाइए, आप बर्गर किंग में चले जाइए, कोई भी आप आउटलेट में जाइए, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनके, तो क्या वो प्रोडक्ट जो खुद वो बनाते नहीं, वो क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। तो ये जो प्राइवेट ये कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या करेंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर ये पार्टिसिपेट करेंगी, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? मान लीजिए आप पोटैटो का खेती करता है, ठीक है, अब आप एक बर्गर किंग ने आपको दे दिया ऑर्डर कि मुझे यही क्वालिटी का पोटैटो चाहिए, तो फिर क्या होगा, मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुआ। मान लीजिए कोई कलर बनाने की कंपनी है, तो आपको फ्लावर के लिए दे दिया। कोई कपड़े बनाने की कंपनी है, उसने क्या किया, कॉटन की खेती के लिए दे दिया। कोई ऑयल बनाने की कंपनी, उसने ऑयल के दे दिया। समझा कि नहीं समझा? तो जो बिजनेसेस है, वो बिजनेसेस क्या करती है,
प्राइवेट पार्टिसिपेट मतलब वो बिजनेस अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना मतलब बेसिकली उसमें जो है लीज पे या रेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, रेंट पे क्या करना, वो जमीन को लेना और वहां पे क्या करना, कोई भी जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड है वो प्रोडक्टिविटी वहां पे करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट का पार्टिसिपेशन कैसे, एमएनसी कंसिडर कि जो एमएनसी कंपनी है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, उन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज किया तो वो क्या हो गया, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हो गया। समझा कि नहीं समझा ना? अभी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, प्राइवेट enterprises participation in the agriculture is encouraged through the contract farming। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आई कैन गिव एग्जांपल। मेरे गांव में जो है, गांव से थोड़े दूर पे, या मेरा दोस्त, अभी तो ये सब चल रहा है, एलोवेरा जो होता है ना, उसका जमीन लीज ले लिया 20 साल के लिए, और उसने क्या किया, ऐसा पूरा डिजाइन कर दिया कि कोई उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता। अगर इंटर चिड़िया भी बैठेगा ना तो उसको भी, मतलब जैसे उसको बीच वायर पे नहीं बैठ सकते, बीच में चला जाएगा, चल जाएगा, साइड साइड में पूरा घेर लगा दिया, उसको शॉक वाला सिस्टम लगा दिया, कोई अंदर नहीं जा सकता उसको, मतलब ऐसा नॉर्मल हाइट के हिसाब से कोई जानवर जाके खराब ना करे उसमें। उन लोगों ने 20 साल के लिए एलोवेरा झेल कर ले लिया है। तो अब क्या है, उसमें जो भी प्रोडक्टिव लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा। अब हो सकता है कि कोई जेल कंपनी हो या कोई दवा की बनानी कंपनी, उन लोगों ने क्या किया, पूरा लीज मतलब लीज पे ले लिया है 20 साल के लिए, और उस पर वही सिर्फ करता है। तो क्या हुआ, उसमें प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हुआ कि नहीं हुआ, राइट? अब ये कैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हुआ कि भाई 20 साल के लिए हम ये जमीन ले रहे हैं, ठीक है। और वो कंपनी क्या करती है, उस फार्मर को जो भी एक मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट जो है उसको देती है। फार्मर को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है, कंपनी पे कर रही है तो कर सकती है। कोई कोई कंपनी सिर्फ करेला चाहिए रहता है, मे भी मेडिसिन बनाने के लिए, तो वो करती है। जैसे मैंने कलर का एग्जाम्पल दिया, कलर के लिए, जैसे गेंदा फूल वाला जो है, वो कंपनी कलर बनाने के लिए सिर्फ उसको ही उगाने के लिए दे देती है। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। नाउ देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लैंड लीज एग्रीगेट, देखो यहाँ पे लीज एग्रीगेट एग्रीमेंट बोला है, मतलब वही रेंट वाला, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम मशीन्स का जो यूज कर रहे हैं ना, चाहे वो पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, चाहे उसको इरिगेशंस करने के लिए, तो वो सारी चीज में क्या होता है, कैपिटल मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर हो रही है। इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा, ड्यू टू लिबरलाइजेशन, किसकी वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हुआ था, वहां पे लिबरलाइज एक वर्ड था। लिबरलाइज करना मतलब होता है इंडस्ट्रियल के अंदर जो है हम क्या करेंगे, अब ओपन इकोनॉमी कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब बाहर के टेक्नोलॉजी को हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे तो मतलब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये रीजन आप रेफरेंस यहाँ से दे सकते हो कि ड्यू टू लिबरलाइजेशन इट बिकम वेरी इजी, कि जहाँ पे फार्मिंग सेक्टर्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का जो है यूज कर सकते हैं। नाउ कैपिटल इनफ्लो, भाई पैसे का भी इनफ्लो होता है मार्केट के अंदर। एश्योर्ड द मार्केट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शंस स्पेशली ऑफ ऑयल सीड्स, कॉटन एक्सेट्रा। समझा कि नहीं समझा? पक्का एकदम अच्छे से दिमाग में चला गया? बस आप एक चीज कीवर्ड याद रखिएगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन मतलब कंपनी क्या करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करती है। कैसे? लीज पे, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेस पे करती है, जहां पे कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो है उस पर्टिकुलर लैंड को क्या करती है, लीज पे ले लेती है, ठीक है। अब वो क्यों लेती है, अब एग्जांपल जो है, जैसे मैंने बताया मैकडॉनल्ड्स का, कॉटन के जैसे कपड़े बनाने की कंपनी है तो कॉटन का ही करेगी। अगर ऑयल बनाने वाली कंपनी है तो ऑयल सीड से, जूट का भी होता है पता है आपको, रबर का भी होता है, ठीक है। और जैसे एलोवेरा का मैंने बताया एग्जांपल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो ये पहला इनका फीचर है, समझा कि नहीं समझा, कि ये पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ये चाहता था कि प्राइवेट कंपनी भी किस में पार्टिसिपेट करे, ताकि एग्रीकल्चर का जो इनकम, फार्मर का इनकम, वो भी क्या हो, बढ़े। तो ये कोरिलेशन भूलना नहीं, ठीक है। दूसरा जो है फाइनेंस। अब ये फाइनेंस बेसिकली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को फाइनेंस मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करना। अब मान लीजिए मैं अगर फार्मर हूं एंड आई नीड ट्रैक्टर, तो मैं क्या कर सकता हूं, फाइनेंस ले सकता हूं गवर्नमेंट से, थ्रू डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसके थ्रू मैं ले सकता हूं और मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पेस्टिसाइड्स यूज करना है या सीड्स यूज करना है या कोई और दूसरे मशीनरी मुझे यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनेंस ले सकता हूँ। इसके अलावा जो है, मान लीजिए मुझे गोट फार्म ओपन करना है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी सब्सिडीज देता है। अगर मुझे फिशरीज के लिए
अपना बिजनेस सेटअप करना है तो गवर्नमेंट 40 to 60% उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट फाइनेंस करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आज के वक्त में गांव में अगर मैं 20 लाख का प्लांट सेटअप करता हूं तो उसमें गवर्नमेंट 8 लाख मिनिमम मैक्सिमम जो है 8 लाख तक वो मुझे क्या दे देगा, सब्सिडी दे देगा। अगर वो SC ST से आ जाएगा तो 60% हो जाएगा, मतलब 12 लाख के आसपास जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देता है उसको। गोट फार्म के लिए भी देखो, यूट्यूब पे सर्च करोगे आप गोट फार्म के लिए तो बहुत लोग सीख के बाहर कंट्री से आके यहाँ पे अपना गोट फार्म बनाए हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम रील पे भी चलाते हैं कि मैंने गोट फार्म ओपन किया, गवर्नमेंट के लिए इतना अप्लाई किया, तब गवर्नमेंट से पैसा सेंक्शन हो गया, अब मैं इसको और बड़ा करूँगा ऐसा। तो फिशरीज़ के लिए भी ऐसा होता है। तो ये जो सब हो रहा है फिशरीज़ के लिए गोट मतलब जो, या मान लीजिए कि मुझे जो है कैटल चाहिए, मिल्क का मुझे कुछ मिल्क प्रोडक्शन के लिए करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट से जो है फाइनेंस ले सकता हूँ। 100% नहीं होता बट हाँ कुछ परसेंटेज तक होता है, जैसे मैंने बताया 40 to 60% तक। वो डिपेंड होता है कौन कौन सी स्कीम्स पॉलिसी है गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, उसके थ्रू तुम ले सकते हो। समझा कि नहीं समझा? ये तो आप ये सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। सिर्फ मेरा ऐसा समझाना है कि भाई ये जो फाइनेंस है ना, मतलब गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को थ्रू फाइनेंस, मतलब उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। समझे कि नहीं समझे? इफ यू वांट टू स्टार्ट सेटअप योर बिजनेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फाइनेंस। समझा मैडम तुमको? पक्का? कोई एग्जांपल दो आप, कोई भी इसका इससे रिलेटेड। हाँ फाइनेंस का बताओ, तुम बताओ मैडम, और आप लोग भी सोचो कोई ऐसा एग्जांपल्स। सब्सिडीज किस में, कौन सा एग्रीकल्चर में? एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, या इफ लैंड अगर लीज पे दिया है तो उसके ऊपर किसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी ने कुछ बोला कि इसमें यही चीज़ रुकेगी और उसके ऊपर सब्सिडीज चाहिए, सो गवर्नमेंट हेल्प करती है। और आप लोग को कुछ आ रहा है दिमाग में? फसल काटने के लिए पैसा चाहिए, फसल बोने के लिए पैसा चाहिए, है ना? तो वो सब के लिए पैसा गवर्नमेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलता 25,000 का अगर गोनी है मान लीजिए फर्टिलाइजर का, तो गवर्नमेंट बोलता है 1500 रुपये में ले लो, या एक गोनी फ्री देगा, बाकी गोनी जो है तुमको पेड लेना पड़ेगा, वो भी कम रेट में सब्सिडीज दे देता है। जैसे अपने इंडिया में अभी महाराष्ट्र में जैसे गैस 11-1200 रुपये का बाटला है, बट वो 800 रुपये 900 रुपये, बाकी अमाउंट क्या भरता है गवर्नमेंट अपने जेब से भरता है। वो एक तरीके का सब्सिडीज है। पहले वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आता था, अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट होकर फिर हमको प्राइस आता है। तो ये वाला मत लिखना एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर वाला लिखना, ठीक है? ऐसा नहीं लगना चाहिए वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं कभी भी बीच में क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मेक श्योर ध्यान देना। हाँ अब इसको देखो, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट हैज प्रोमोटेड वराइटीज ऑफ फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा टाइप का, टू प्रोवाइड द क्रेडिट ऑन इजी टर्म्स टू द फार्मर। फार्मर लोग को इजी लोन एक्सेस कर सके, इजिली क्रेडिट एक्सेस कर सके, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए। द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस फ्रॉम दी नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है? अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में शायद पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जो है सच एज मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंक्स एक्सेट्रा, बट एफर्ट टू अंडरटेक द ब्रिंग द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस सोर्स थ्रू दी वेरियस स्कीम। बेसिकली इसका हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स होता है, अभी मान लीजिए फार्मर को अगर पैसे चाहिए तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो? क्या वो बैंक के पास जाएगा भाग के? पहले वो साहूकार के पास जाएगा, जमींदार के पास जाएगा, बरोबर ना? या तो फ्रेंड के पास जाएगा या तो रिलेटिव के पास जाएगा, बरोबर ना? क्या वो बैंक के पास जाएगा डायरेक्टली? नहीं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज्यादातर करके जो पैसा लोग बोरो करते हैं ना, वो मनी लेंडर से बोरो करते हैं, ना कि बैंक से करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये चाहता था इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो सोर्स है मनी का, वो कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए, और इंस्टीट्यूशनल का ज्यादा हो जाए। उसका रीजन ये भी था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वहां पे जो फार्मर है उसके साथ क्या हो जाता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। आपने वो मूवीज में देखा था ना कि जमीन को गिरवी रख के पैसा लिया और जब नहीं चुका पाया तो उसका क्या हो गया, वो गुलाम बना दिया लाइफ टाइम तक, जमीन भी ले लिया और गुलाम भी बना दिया। तो उसको बॉन्डेड लेबर कंसेप्ट था। बाद में गवर्नमेंट ने बॉन्डेड का एक्ट लेके आया जहाँ पे
ऐसा करना इलीगल, मतलब गलत बोल के फिर उसमें जो है सभी जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उनको हटाया वो चीज़ में। हालांकि लेकिन ये जो है कंसेप्ट आपको समझा कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल में एक्सप्लॉयटेशन होता ही है, अपने मनमानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना या उससे ज़बरदस्ती पैसा लेना वो चीज़ में, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बैंक में एक प्रोसीजर होता है, वो हमको फॉलो करना पड़ता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो फार्मर्स को नहीं पता होता है, वो बेचारे को उसको वहाँ पे भी जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दैट डिफरेंट सिनेरियो, बट आपको ये पॉइंट में ये समझाना है कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है, प्लस फाइनेंस जो एग्रीकल्चर का सोर्स है वो मेनली कहाँ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में है, और फिर क्या है, इंस्टीट्यूशनल में। लेकिन गवर्नमेंट ट्राई करता है कि इस पॉलिसी के माध्यम से हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करके एग्रीकल्चर में जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकें। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग प्लीज। अच्छा, ये पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे क्या है, इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर। अब जब हम लोग इफिशियंसी पढ़ते हैं तो उससे आप दो तीन चीजें खुद माइंड में सोच लो। पहला क्या है, जो वेस्टेज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या करना, रिड्यूस करना। क्या करना, कम करना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। दूसरा जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। क्या करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। अब अगर आप मान लीजिए वेस्ट को कम कर दिए और रिसोर्सेस को आप फुली यूटिलाइज करो, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है वो उसको अगर आप फुली यूटिलाइज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो मतलब आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस है एग्रीकल्चर्स में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लैंड जो है वो अनयूज्ड लैंड है, ठीक है, वो ऐसी बंजर जमीन है, उस पर कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। अब वहां पे जो है वो अगर कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी लीज पे ले लेती है और वहां से कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो क्या वो यूज में हुआ कि नहीं हुआ? अब उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया इसलिए ताकि जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या कर सके, बढ़ा सके, बेसिकली इफिशियंसी ला सके। इफिशियंसी लाना मतलब आपके काम में इंप्रूवमेंट्स जो है, ग्रोथ बेसिकली वो लेके आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका पेपर है 14th ऑफ अक्टूबर। अब आपके पास जो है गिने चुने नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। अब आप इस नंबर ऑफ डेज मान लीजिए ये आपके पास एक रिसोर्सेस है, और ये जो वीडियोस आप देख रहे हो या लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो अभी आप लोग, ये क्या है, आपका रिसोर्सेस है। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे सो दैट यू कैन, मतलब यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। समझे कि नहीं समझे? तो उसी तरीके से अगर जितना अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी होगा। अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो आप मोबाइल में डिजिटल वेलबींग चालू कीजिए और उसमें वेलबींग में चेक कीजिए आप कितने नंबर ऑफ आवर्स अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप मोबाइल दिन भर में आपके पास जैसे कितने नंबर ऑफ आवर्स सिर्फ सोते हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स मोबाइल यूज़ करते हैं, प्लस उस मोबाइल के अंदर आप कितने नंबर ऑफ व्हाट्सअप, मतलब नंबर ऑफ आवर्स व्हाट्सअप यूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए, वीडियो यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए। उसमें पूरा डेटा आपको दे देगा। इससे आप पता चल जाएगा आपको कि आपकी इफिशियंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्योंकि ज़्यादा आपने मोबाइल यूज़ किया, उसको आप साइड कर दो, आपकी इफिशियंसी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं अभी, पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फोर्थ, दैट इज इंश्योरेंस स्कीम। ये भी बहुत अच्छा है, बताओ क्यों? अब अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस स्कीम, एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का ये भी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव और फीचर ये है कि जो भी फार्मर्स हैं उन सबको हम इस इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स अगर फसल हमारी खराब हो गई, अभी यहाँ पे देखिए बिहार में भी, यूपी में भी, कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी और पंजाब में देखिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, ठीक है। अब उसकी वजह से फसल खराब हो गई, अब एक किसान भाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे जिसमें एटलीस्ट जो फार्मर्स हैं उनको कुछ तो पैसा क्या हो जाए, रिटर्न आ जाए। मतलब उनका जैसे फसल अगर जो है बारिश नहीं हुई, खराब हो गई, ज़्यादा बारिश हुई, खराब हो गई, तो उसकी वजह से जो है किसान भाई का ज़्यादा नुकसान नहीं हो और उसको भी थोड़ा मोटिवेटेड हो
वो इन डेप्थ में मत चले जाए, मतलब वो इंसॉल्वेंस नहीं हो जाए या वो मतलब डिस्करेज नहीं हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करेंगे। अब क्योंकि इंश्योरेंस में क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है, तो ये पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला हम मिनिमम प्रीमियम चार्ज करेंगे और वो फसल का जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। अब एक चीज़ और होता है कि गर्मी के सीजन में ना हम कैसे यूपी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती, इतना गर्मी होती कि आग लग जाती है। अब जब एक बार आग लगी तो 100 एकड़ ज़मीन एक साथ जो है जल जाती है। ये चीज़ मैंने अपने आँख से देखा है, ला मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, दैट मीन्स 2024 में आई वेंट इन दैट पर्टिकुलर मंथ, जब भी फसल गेहूँ का कटता फसल, उस टाइम पे आग लगती थी, तो पूरा आप समझिए यहाँ आग लगी है और आपको कुरला के आपको सीएसटी उतने दूर तक दिखाई देगा, पूरा फसल जल गया है खेत, क्योंकि एक जगह लगा तो सब जगह पूरा जलता है, वो बुझता नहीं है। उसको बुझाने का एक ही तरीका है कि जो है ज़मीन को खोद दो जितना हो सके, फिर भी वो हवा चलती है तो लावा चला जाता है, तो फिर बहुत खौफ में लोग रहते हैं, पता है, उस वैसे सीजन में लोग जल्दी काट लेते फसल डर के मारे, क्योंकि एक जगह लगी तो आपका भी फसल चला जाएगा, इसीलिए बीच बीच में तो ना। अब यहाँ पे जो है उनका नुकसान हो जाएगा, तो जब नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ ना कुछ कंपनसेशन देता है, ठीक है। वो अलग बात है, अधिकारी लोग खा जाते हैं, बट हाँ कुछ लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो वो 6000 था एकड़ के हिसाब से, जो है उसको उतना मिलेगा, ताकि जो है कुछ तो बेचारे को मिल जाए, नुकसान ना हो, ठीक है। तो यही चीज है इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू कवर दी एक्टिविटीज राइट फ्रॉम दी सोविंग टू दी सीड्स टू दी पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब बीज बोने से लेके जब तक वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक क्या मिलेगा उसको, मतलब एक इंश्योरेंस इंक्लूडिंग मार्केट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट का प्राइस भी अगर फ्लक्चुएट होता है तो उसका बेचारे का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नुकसान ना हो, गवर्नमेंट क्या करता है, उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं दे इंश्योर देयर प्रोडक्ट, मतलब फार्मिंग जो भी है प्रोडक्ट का वो करते हैं, ताकि उनको मार्केट में जो है एक्सप्लॉयटेशन या कम प्राइस नहीं मिले, ठीक है। जैसा आपने बहुत बार देखा रहेगा, टमाटर को ले जाके डंप कर देते हैं क्योंकि 1 रुपए किलो बिक रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है फार्मर को प्रोटेक्ट करना, ताकि जो है वो डिस्करेज नहीं हो, ठीक है। फूल गोभी का देखो ऐसा बहुत बार होता था, उस पूरा मट्टी में खुदवा के डाल दिया क्योंकि उसको सही प्राइस मिल ही नहीं रहा, बोला 1 रुपए में बेचने से अच्छा इसको मैं मट्टी में डाल देता हूँ, खाद का काम कर देगा तो दे पीपल डू दैट, मतलब फार्मर को ऐसा तकलीफ होता है ना, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया। बस एक ही चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को इस पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अभी मैं इतना पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जो नॉलेज है इसमें, अब अगर मैं फार्मर हूँ तो मैं और डीप में जाके स्टडी करूँगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये स्कीम्स है, इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो आप भी जो है स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, पक्का समझा, कुछ डाउट है किसी को? फिफ्थ पॉइंट वेरी इजी, प्लांट वैरायटीज एंड सीड्स। अब देखो पहले के टाइम पे क्या होता है, अभी इसको पॉइंट को समझना है तो आप ये समझिए कि गवर्नमेंट क्या करता है, सीड्स प्रोवाइड करता है, प्लांट्स डिफरेंट वैरायटीज क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करता है। अब ऐसा क्यों, ये क्यों दिया एग्रीकल्चर में पॉलिसीज में? क्योंकि पहले के टाइम पे अगर हमको फसल उगाना, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? नहीं मिल रहा पॉइंट्स, बताओ मैं कौन से पेज पे? मॉड्यूल 2 चल रहा है, हाँ मॉड्यूल डी का तीसरा पहला चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर ही, ठीक है ना। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी को फसल अगर बोना, जैसे मान लीजिए गेहूं का खेती है या धान का राइस का खेती है, तो लोग क्या करते थे, अभी धान का फसल कटेगा 15-20 दिन में कटेगा धान का फसल, तो जो धान का फसल कटता है ना उसमें से वो लोग सुखा के अच्छे से गोनी में पैक करके वो लोग रख देते थे नेक्स्ट ईयर यूज करने के लिए, बीज जो सीड्स होता था, वैसे गेहूं का भी करते थे। तो क्योंकि गेहूं का क्वालिटी और जो बीज रखते थे वो क्वालिटी नहीं होता था, इसीलिए उनकी फसल भी पूरी खराब हो जाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेंगे फार्मर को, सभी फार्मर भाई को हम क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेंगे, और वो क्वालिटी सीड से क्या होगा, उसका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। और ये बात सही है, मार्केट में बहुत सारे जो है वैरायटीज ऑफ सीड्स अवेलेबल हैं, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड इसलिए करता ताकि फार्मर के साथ जो है प्राइवेट कंपनीज एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सके। तो ये जो है एक फार्मर के लिए जो है एक बहुत अच्छा बोले तो इनिशिएटिव है, जहाँ पे फार्मर को टेंशन नहीं होता है क्वालिटी भी, जो मार्केट से जाके गवर्नमेंट का जो आप गांव में अगर जाएंगे, शहर में तो उतना दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ कोई फार्मिंग करता नहीं, गांव में जो है सेंटर्स होते हैं, 5 किलो 10 किलोमीटर के बीच में एक एक सेंटर्स होते हैं, और जब भी आता है बीज या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड या जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से,
वो प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो इन्फॉर्म कर देता है आ गया, तो जाके आधार से लगा के वो लोग लेके आते हैं। ऐसे यूरिया खाद का भी जो है आता है गांव में। तो ये जो है प्लांट वैरायटी सीड्स प्रोवाइड करता है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी का हम लोग क्या करें, प्रोड्यूस कर सके। इसके ऊपर मैं जो है मैंने खुद रियल में भी देखा है कैसे रिसर्च होता है। आई वेंट इन जोधपुर, मेरा जोधपुर में एक दोस्त रहता है, उसके वो ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो उसने जो है मतलब मुझे पूरा दिखाया था कि जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट होता है, उसको 1 एकड़ ज़मीन दे दिया जाता है और एक प्रोडक्ट दे दिया जाता है। प्रोडक्ट मतलब जैसे राई का खेती हो सकता है, जीरा का खेती हो सकता है, गेहूँ का हो सकता है, नीम का हो सकता है, बेर का हो सकता है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट, बाजरा का हो सकता है। तो जोधपुर में था क्योंकि वो बाजरा और यहाँ पे राइस का तो प्रोडक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो बाजरा राई का था, तो ही वाज शोइंग कि देखो ये जो है हम लोग बाजरे की ये राई की फैसिलिटी मतलब राई का खेती है। इसमें वो लोग ने उसने क्या किया था, अलग-अलग वैराइटीज़ जो है थोड़े मतलब मान लीजिए ये हाफ एकड़ या हाफ एकड़ ऐसा कर करके 4 जो है सेक्शन बना के अलग-अलग उसने क्वालिटी उगाया। अब वो क्या लाइक गवर्नमेंट क्या करता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है मतलब डिपार्टमेंट। तो वो क्या करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद जो है उसमें से देखते हैं कौन सा जो मतलब वैराइटीज़ है जिसके अंदर जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, किसान को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अगर राई है तो किसमें कौन सा रागी कौन सा ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस मतलब किसमें ज़्यादा ऑयल रहता है। तो वो जो है प्रोड्यूस करते हैं, पहले चेक करते हैं, टेस्ट होने के बाद उसको वेरीफाई होता है, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है और फिर जो है वो एक बड़े फार्मर को दी जाती है और वो फार्मर क्या करता है, खेती करता है, एक्सपेरिमेंट का पार्ट है वो भी। होने के बाद जो है फिर बीज जो है मार्केट में लॉट क्वांटिटी में आके फिर वापस से गवर्नमेंट पूरी तरीके से सप्लाई करता है और ये दिल्ली में उसका सबसे बड़ा सेंटर है। हर स्टेट में गवर्नमेंट मेंटेन करता है, पता है आपको, ये गवर्नमेंट का सेंटर। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ऐसा कोई बोलता है गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो हमको पता भी नहीं है, गवर्नमेंट डूइंग देयर वर्क, ठीक है। चलो, तो ये जो है समझा कि नहीं समझा क्या है। तो ये इसमें रिसर्च होता है, ऐसे नहीं डायरेक्टली क्वालिटी शीट्स प्रोवाइड किया जाता है, नहीं, गवर्नमेंट डू देयर रिसर्च और रिसर्च करने के बाद पूरा रिपोर्ट होने के बाद तब जाके उसको मार्केट में भेजा जाता है। प्रोटेक्शन थ्रू दी लेजिस्लेशन वुड बी प्रोवाइड टू इनकरेज द रिसर्च एंड ब्रीडिंग, मतलब उसके टाइप्स जो होते हैं ना, न्यू न्यू वैरायटीज, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है जो मैंने आपको बताया। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पुअर फार्मर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी थ्रू देयर पैटेंट राइट। बहुत सारे क्वालिटी वाले होते हैं ना, तो बाहर की कंपनी उसके ऊपर अपना राइट जमा लेती है, वो बोलती है ये क्वालिटी सीट खरीदेगा, जैसे दवाओं में होती है वैसे क्वालिटी में भी, मतलब सीड्स के क्वालिटी में भी होता है। तो गवर्नमेंट क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करे, उसका नुकसान हो फार्मर भाई को, इसीलिए जो है गवर्नमेंट क्या करता है, खुद ही रिसर्च करता है और खुद ही क्या करता है मार्केट में वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, वराइटीज ऑफ सीड्स जो है या फर्टिलाइजर्स या दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, मेनली यहाँ पे सीड्स का है तो प्लांट का है, तो उसके रिलेटेड रिसर्च करके क्या करता है मार्केट में भेजता है। मैंने आपको रियल में प्रोसेस बताया, ऐसे ही होता है और वो हर साल रिसर्च होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब मतलब स्टेट के हिसाब से वहाँ पे वैसे रिसर्च किया जाता है और उसको हर साल प्रेजेंट किया जाता है। मतलब हज़ारों पेड़ होंगे, हज़ारों साइंटिस्ट ऐसे लाखों साइंटिस्ट जो भी है, सब वो लोग रिसर्च करते रहते हैं और फिर लास्ट में प्रेजेंट करते हो। हर साल में डेटा उनका प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंट करते हैं, फिर उसमें से सिलेक्शन होता है, फिर उसका और नेक्स्ट टेस्टिंग पे मतलब उनका वहाँ पे टेस्ट होने के बाद जो है, क्योंकि बहुत बड़ा एकड़ ज़मीन होता है, अब वहाँ पे टेस्ट होने के बाद फिर वो एक किसान के पास जाता है, वहाँ पे टेस्ट होता है, फिर वो मार्केट में धीरे-धीरे आता है। समझा कि नहीं समझा? कुछ डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ें। अभी तो वैसे फ़िलहाल अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑनलाइन पे भी बहुत सारे पौधे, सीड्स वो सब मिलने लग गए हैं। प्राइवेट कंपनीज़ भी जो है, प्राइवेट लोग या सेल्फ कुछ लोग कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आए तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जानी चाहिए, आपका रोड फैसिलिटी हो सकता है, ठीक है? या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हम लोग प्रोडक्ट, अगर एक किसान भाई, फैन बंद कर दूं मैं? चालू है? एसी नहीं बंद करो, फैन बंद करो। हाँ, एसी रहने दो भाई, भले हम लोग कोल्ड जम जाएंगे। हाँ, मतलब कोल्ड हो जाएंगे, हिमाचल में चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आती है तब भी याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, रोड की बात की जा रही है। अब मान लीजिए आप एक किसान भाई हैं और आपने प्रोडक्ट को बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट तक आप पहुंचा ही नहीं सकते हो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है नहीं, तो बताओ नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा? होगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट एज पर दी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 है, उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे और उसको बेटर करेंगे। क्या करेंगे? बेटर करेंगे। जैसे हमारे नितिन गडकरी बोल रहे थे
24 तक का जो है हमारे जो रोड होंगे वो अमेरिका से अच्छे रोड होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो इधर ही नीचे सामने पानी भर गया, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम लोग बेटर करेंगे ताकि जो सर्विसेज है फार्मर के प्लेस से मार्केट के प्लेस पे पहुंचा सके, ताकि फार्मर टाइम पे बेच के उसका एक अच्छा इनकम अर्न कर सके। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उस केस में हमको चाहिए रहता है कि नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, वेयर हाउस फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि माल अपन क्या कर सके, बेच सके दूसरे मार्केट में जहाँ पे अच्छा प्राइस मिले। अब गांव में राइस जो है कितने रेट में चलता है, कितने रेट में मिलता है, लगभग जो है 20 से लेके 40 के रेट में अच्छे क्वालिटी का आपको जो है राइस पर केजी मिल जाएगा, और यहाँ पे वही राइस 100 रुपए के ऊपर मिलेगा। अब क्योंकि वहां पे जो है 20 रुपए में, अगर उसी बंदे को जो है पता चल जाए मुंबई में 100 रुपए मिल रहा है, तो फिर क्या करेगा वो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लेके यहाँ पे लाके बेच सकता ही नहीं, बेच सकता अच्छी क्वालिटी, क्योंकि नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसी वजह से बेचारा नहीं सेल कर पाएगा। लेकिन अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सेल कर सकता है, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर इरिगेशन फैसिलिटी, रूरल एंड फार्म क्रेडिट। अच्छा ये वाला जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी का, अभी बहुत सारा जो ये प्लांट अगर आपको सेटअप करना है सोलार प्लांट, उसके लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज देता है, 2.5 लाख के आसपास जो है सब्सिडीज देता है, जहाँ पे आप सोलर प्लांट सेटअप कर सकते हो, जिससे आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो आप इजिली जनरेट हो जाएगा वहां से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स and increase the productivity of an agriculture and can be achieved by the if the required inputs will be available। मान लीजिए जितना भी अपने को रिक्वायर्ड है इनपुट, अब इनपुट में सीड्स भी हो सकता है, फर्टिलाइजर भी हो सकता है, एनर्जी जो भी रिसोर्सेज चाहिए अगर वो अवेलेबल है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उसमें से एनर्जी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है इनपुट के लिए, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अगर हमको कुछ करना है, प्रोडक्शन करना है, तो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। आज के वक्त में कोई भी मशीन्स को ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर्म ऑफ द एनर्जी रिक्वायर फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। आपको पता है जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वो एग्रीकल्चर लीज पे लिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पूरा ऐसा सेटअप कर दिया, वो ऑटोमेटिक जो है सारी चले जाएगा। अब जैसे नासिक में जाओगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, जो ग्रेप्स का खेती होता है ना, जिसमें वाइन जिससे बनता है, सूला वाइन आपने सुना रहेगा। सो दे हैव देयर प्रोसेस कि ऑटोमेटिक वो पानी जो एक एक बूंद गिरता है उसके ऊपर, ऐसा उन्होंने पूरा सेटअप किया है। कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं। जैसे मान लीजिए कि जो टमाटो की खेती करते हैं उसके ऊपर भी पाइप लगा के कैसे वो अब वो पानी क्यों जा रहा है, बिकॉज उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर लार्ज क्वांटिटी में आप करोगे। अब देखो खेती, टमाटो का खेती, जैसे मिर्ची की खेती होती है, ग्रेप्स के यहाँ पे जो खेती होती है, तो उसमें जो पानी का रिक्वायर होता है वो इतनी दूर तो हम लोग भेज नहीं सकते ना, तो पाइप के थ्रू पूरा सेट कर दिया जाता है। सोलार प्लांट लगा दिया था, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक 24 घंटे जो है ऑटोमेटिक हो जाते रहेगा। अभी तो ऐसा भी आ गया कि उसके अंदर ऐप भी आ गया, आप किधर बाहर हो तो भी क्या कर सकते हो, बाहर से चेक कर सकते हो, बंद चालू कर सकते हो, उसमें दिखेगा। समझे कि नहीं समझे, कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे, समझा? ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा है? एक मिनट, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम लोग क्या करना है, एक तरीके का कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना है, जहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो, बेटर हो। अब एक बार चाहिए तो पढ़ लो, द एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैज बिकम दी मोस्ट लिबरलाइज विद द फीवर क्वांटिटीज रिस्ट्रिक्शंस। कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। देयर इज मोर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। मतलब वही जो मैंने बताया आपको, कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि लिबरलाइज हुआ मतलब क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं। कौन सा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो इसमें एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से जो है हमारा इंडिया का मार्केट जो है बाहर के ग्लोबल मार्केट से कंपटीशन करता है। कंपटीशन कैसे करता है? जो हम शूज़ बनाते हैं उसके बाहर की 2 कंपनी और है वो भी शूज़ बनाती है, सो देयर विल बी ए कंपटीशन। समझा कि नहीं समझा? जैसे मान लीजिए एसी है, तो इंडिया की कंपनी एसी बनाती है, तो बाहर की भी ऐसे 10 कंपनी वो भी एसी बनाती है, सो वी विल हैव द कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। तो वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव अप्रोच होना चाहिए मार्केट के अंदर, जिससे हम क्या कर सके, टेक्नोलॉजी का बेटर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, प्रोडक्टिविटी बेटर हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया। ना एक चीज़ और आप लोग लिख सकते हो टैक्स रिफॉर्म का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो होता है, जो इनकम होता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो एक तरीके का टैक्स रिफॉर्म इन्होंने लेके आया, जैसे जीएसटी वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ये भी आप अपने तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हो कि फार्मर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसमें टैक्स नहीं लगता है। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे, ठीक है, या दूसरे जो प्रोडक्ट जो मशीनरी का यूटिलाइजेशन करते थे, तो वहाँ पे जो टैक्स उनको चार्ज पे करना पड़ता था ड्यूटी, वो अब पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो कम हो गया। तो इससे क्या होगा, फार्मर को बहुत ईजी हो गया टू यूज़ द मशीनरी और फर्टिलाइजर और डिफरेंट इनपुट्स इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कम टैक्स ज़्यादा उनके ऊपर नहीं लगता है। इसीलिए जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, कौन से लोग सेलिब्रिटी लोग, वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड लेके उसके ऊपर बहुत सारा जीएसटी का पैसा खाते हैं, मतलब उसमें वो लोग टैक्स कंसेशन वो लोग करते हैं, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रेड है, और ये वाला पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, नेशनल लिवस्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो है उनको बेसिकली जो भी ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री कर रहा हूँ, उसमें जो है अच्छे क्वालिटी का अगर हम उनको खाना देंगे तो उसकी वजह से हम लोग अच्छे क्वालिटी का क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन। या फिर कोई दूसरा है, जैसे चारा उसको अच्छा क्वालिटी का देगा खाने के लिए, तो वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। वही है, देखो, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी प्लान्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिल्क। ज़्यादा मिल्क चाहिए, ज़्यादा मीट का रिक्वायरमेंट है, एग का सॉरी फॉर नॉन वेजिटेरियन एग और लिवस्टॉक प्रोडक्ट्स, and enhance the role of the drought animals as the source of energy for the farming operation। लिव स्टॉक जो है, ये एनिमल्स जो बताया जैसे केप्ट रखा जाता है उसमें, उसके लिए जो ज़्यादा करने के लिए, उसके लिए भी जो है ये सपोर्ट करता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया आपको, ये जान के हैरानी होगी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को, समझा? तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, जैसे एक और 2 पॉइंट लिखा है, ट्रांसफर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ये भी पॉइंट आप इंक्लूड करके कोई भी जो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? बताओ क्या पढ़ा हम लोग ने अभी?